Welcome to the Human Physiology lectures. Today we are going to study about monocytes. Monocyte is a agranulocyte. मोनोसाइट किस तरह से प्रेजेंट होती है? एक लार्ज सेल की तरह प्रेजेंट होती है। जब हम डीएलसी करते हैं, ब्लड में स्मेयर बनाते हैं, स्टेन करते हैं, तो जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है लार्जेस्ट सेल की तरह होती है। सो इट्स अ लार्जेस्ट मैच्योर ल्यूकोसाइट और इसका जो डायमीटर होता है वो 14 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जब हम इसकी न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लियस लार्ज होता है, सिंगल होता है, कोई लोब नहीं होती, ई-सेंट्रिक इन पोजीशन। ई-सेंट्रिक का मतलब प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द सेल। जब हमने लार्ज लिम्फोसाइट पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि उसका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज लिम्फोसाइट का वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है। तो जो सेंट्रली प्लेस्ड होता है दैट इज़ कंसेंट्रिक पोजीशन। जब हम बात करते हैं ई सेंट्रिक पोजीशन की, यानी वो सेल के एक तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तरफ सबसे ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म दिखता है और न्यूक्लियस साइड में होता है। मे बी नॉच्ड और इंडेंटेड और हॉर्स शू और किडनी शेप। इंडेंटेड मतलब जब हम स्मेयर बनाते हैं तो स्मेयर में जो हमें न्यूक्लियस मिलता है वो किस तरह से मिलता है? इस तरीके से इंडेंटेड, यानी अंदर की तरफ एक जगह से दबा हुआ। और इस तरह से जो शेप होती है वो या तो बीन शेप बोल सकते हैं, किडनी शेप बोल सकते हैं, हॉर्स शू शेप बोल सकते हैं। तो इस शेप का जो न्यूक्लियस है वो हमको दिखाई देता है। जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो अबंडेंट यानी बहुत सारा होता है, जबकि लार्ज लिम्फोसाइट में कैसा होता है? स्कैंटी होता है साइटोप्लाज्म। इसीलिए जब हम लार्ज लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को आइडेंटिफाई करते हैं डीएलसी के अंदर तो हमेशा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो को ध्यान में रख के करते हैं, बिकॉज लार्ज लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो मोनोसाइट का ज़्यादा होता है। तो कौन सी सेल क्या है ये मालूम करने के लिए हम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो को ध्यान में रख के लार्ज लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके अलावा ये किस तरह से होता है? प्लेल ब्लू कलर का होता है, क्लियर होता है, कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। फेट ऑफ मोनोसाइट्स। फेट यानी आगे की क्या प्रोसेसिंग होती है इसकी, इसका क्या फ्यूचर जाता है? जब बोन मैरो से फॉर्म होकर ये सर्कुलेशन में रिलीज होती है। बोन मैरो में क्या था? स्टेम सेल था, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, जिन्होंने क्या बनाया? ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, और ये आगे जाके मोनोसाइट बनाती हैं, जो हम अपने पहले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं। तो उसके बाद ये मैच्योर होकर सर्कुलेशन में आते हैं। 10 से 20 और कभी कभी 40 घंटे तक ये सर्कुलेशन में रहते हैं और उसके बाद ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ में एंटर कर जाते हैं। वेस्कुलर यानी जहाँ पे ब्लड होता है, वेसल्स होती हैं, वहाँ ब्लड प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये वहाँ से टिश्यूज़ में एंटर करते हैं उस पार्ट को बोलते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़, और वहाँ ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में, और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होकर ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम को फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि फेट ऑफ मोनोसाइट क्या है और टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद लाइव्स इन टिश्यूज़ फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स। जब तक ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हुए डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ये कई महीनों से लेकर साल तक टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम में इसी तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। जब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन मेन इम्पॉर्टेंट होता है डिफेंस मैकेनिज्म। तो न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर ये बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम को प्रमोट करते हैं। तो न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी, जबकि मोनोसाइट जो होती है वो बनाती है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। कौन? मोनोसाइट्स। तो सबसे पहले कोई भी बाहर का पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल इन्वेड करता है बॉडी को, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो न्यूट्रोफिल प्रोवाइड करती है। तो इसका मेन फंक्शन जो है, कैसे ये पहले किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है, देन फैगोसाइटोसिस, और उसको एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती है, यानी एक बार में 100 से भी ज़्यादा बैक्टीरियाज को एनगल्फ करके उसको किल कर सकती है। इसके अलावा एनगल्फ लार्ज पार्टिकल्स सच एज RBCs और मलेरियल पैरासाइट्स ऑल्सो। तो इसकी क्षमता जो होती है वो न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में 100 गुना ज़्यादा होती है।
रोल इन ट्यूबर इम्यूनिटी आफ्टर सेंसिटाइज्ड बाय लिम्फोसाइट, जब लिम्फोसाइट्स जो है सेंसिटाइज हो जाते हैं ट्यूमर सेल्स से, तो ये क्या कहते हैं, आगे के लिए आगे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है मैक्रोफेजेस के पास, और मैक्रोफेजेस जो है वो एबल होते हैं ट्यूमरल सेल्स को किल करने में। सम बायोलॉजिकल सब्सटेंसेज आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय मोनोसाइट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स। तो ये बहुत अच्छा MCQ क्वेश्चन बनता है। जब हम वेरिएशन इन काउंट की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है मोनोसाइटोसिस, मतलब इंक्रीज इन काउंट। तो जब इसका एब्सोल्यूट काउंट जो होता है वो 800 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को मोनोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कब कब होता है ये? सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, किसी भी तरीके के छोटे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ, सिफिलिस हुआ, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, जिसे हम SBE बोलते हैं। तो इस तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मोनोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और अफेक्ट मेनली करता है लंग्स को, लेकिन इसके अलावा बॉडी के अदर ऑर्गन्स में इंक्लूड होते हैं इसमें, जैसे बोन, ब्रेन और स्पाइन को भी ये इन्फेक्टेड कर देता है। सिफिलिस क्या है? ये एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होने वाला डिसीज़ है, और मेनली जो ये अपेयर होता है वो सोर्स के रूप में होता है। तो जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के सोर्स के कांटेक्ट में आता है तो ये सिफिलिस स्प्रेड करता है, ठीक है। अपेयर्स ऑन जेनाइटल्स, रेक्टम और माउथ एंड स्प्रेड वाया द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब हम सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के बारे में बात करते हैं बैक्टीरियल वर्जन में, तो ये किससे कॉज होता है? विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस से, और इसका जो इम्पॉर्टेंट जो साइट है वो क्या है कि ये डैमेज करता है वॉल्व्स को। वॉल्व्स मतलब बॉडी में जो वॉल्व्स होते हैं, अब चाहे वो हार्ट के वॉल्व्स हो या कोई अदर वॉल्व्स हो, तो उनको वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो 6 से 7 मंथ के अंदर बहुत ही सीरियस कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा मोनोसाइट का नंबर कहाँ इंक्रीज़ हो जाता है? कोई भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की कंडीशन में। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि एप्टिन बार वायरस से जो है वो कॉज होता है, स्प्रेड होता है सलाइवा, यानी ऐसे पर्सन के सलाइवा के कांटेक्ट में आने से ग्लैंडुलर फीवर नामक डिसीज़ हो जाता है, जिसमें पर्सन को सोर थ्रोट, फटीग, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड्स, स्किन रैशेस और एनलार्ज स्प्लीन की जो है वो कंप्लेंट्स रहती हैं। कोई भी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन या लाइक मलेरिया में भी मोनोसाइट्स का काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं जो मोनोसाइट का काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। जब हम मोनोसाइटोपेनिया की बात करते हैं, मतलब उसका काउंट डिक्रीज़ हो जाना, यूजुअली कितना होता है? 2 to 8% जो है DLC में मोनोसाइट मिलती है, ठीक है। डिक्रीज इन काउंट इज नोन एज मोनोसाइटोपेनिया एंड कॉजेज आर यूजुअली, तो ये बहुत रेयर होता है, लेकिन हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो की कंडीशन में ऐसा हो सकता है। हाइपोप्लास्टिक मतलब कंटिन्यूस किसी भी वजह से जब बोन मैरो आगे सेल्स को प्रोड्यूस करने में उसकी क्षमता कम हो जाती है, यानी ये काम करने की क्षमता जो बोन मैरो की जब कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी मोनोसाइटोपेनिया हो जाता है, क्योंकि आगे स्टेम सेल के थ्रू जो सेल सीरीज़ बनती हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाती। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। आपको समझ में आया होगा मोनोसाइट्स के बारे में, और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you. Good luck to you.